वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अब्सार आलम लाइव। अभी अभी एक खबर आई है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी है कि उन्हें फील्ड मार्शल तैनात किया जाएगा। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसके ऊपर सबसे पहले बात करते हैं। और भी चीज़ें वो भी डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये अभी अभी एक न्यूज़ आई है और जिस तरीके की ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पे चलती है और खास तौर पे फिर इस तरह की खबर हो, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? आर्मी चीफ तो वो पहले ही हैं, आर्मी चीफ कितने पावरफुल होते हैं वो भी हमें पता है। अब फील्ड मार्शल हो गए तो ये एक तो खबर बहुत बड़ी है, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि जितनी बड़ी खबर है उतने बड़े तरीके से ब्रेक नहीं की गई टीवी चैनल्स पे। यस। और उसकी एक वजह है जो मैं आपसे भी डिस्कस करता हूँ। ओके। और वो वजह मैं आपको बता दूं, बड़ी खबर इसलिए है कि 1958 में, आज से तकरीबन 65 साल पहले, तकरीबन शायद तकरीबन, अगर मैं हिसाब गलत नहीं, 65 या 68 साल पहले, 68 ईयर्स या 67 ईयर्स अगो, जनरल अयूब खान जो पाकिस्तान का पहला मिलिट्री डिक्टेटर था, और उसका बेटा गौहर अयूब जो स्पीकर कौमी असम्बली भी रहे, सियासतदान था, फिर फौज में भी रहा, फिर सियासतदान था, उसका बेटा उमर अयूब जो अभी लीडर ऑफ द अपोजिशन है, पीटीआई का है। तो उमर अयूब के दादा ने पाकिस्तान के पहले फील्ड मार्शल का अवार्ड अपने नाम खुद कर लिया था। फर्क है दोनों में। एक तो तारीखी तौर पे मैंने आपको बताया आफ्टर 67 ईयर्स ये वक्त आया है, और उस वक्त 1958 में जब उन्होंने अपने आप को फील्ड मार्शल खुद ही डिक्लेयर किया, कोई इतना बड़ा कारनामा भी पाकिस्तान ने अंजाम नहीं दिया था। लेकिन इस बार जो हुआ है इसमें दो फर्क है जो फील्ड मार्शल अभी जनरल आसिम मुनीर को बनाया है। पहला फर्क तो ये है कि ये फैसला जनरल आसिम मुनीर ने खुद नहीं किया, जैसे यूफा ने खुद किया था, अपने आप को अवार्ड दे लिया, अपने आप को फील्ड मार्शल अपॉइंट कर लिया। ये पाकिस्तान की वफाकी काबीना ने किया। तो उसमें हो सकता है आपके दिमाग में कुलबुलाहट, सरसराहट हो रही हो सवाल की कि ये हाइब्रिड निज़ाम है तो इसमें चलती तो जाहिर है हाइब्रिड वालों की है। मैंने इसीलिए कहा था कि आर्मी चीफ कितने पावरफुल होते हैं वो तो सबको पता है। How is it a big news? वो हो सकती है वो पॉसिबिलिटी, लेकिन फिर भी एक वफाकी हुकूमत ने किसी प्रोसीजर के तहत, किसी प्रोसेस के तहत, पार्लियामेंट की मुंतखब शुदा हुकूमत ने ये फील्ड मार्शल अपॉइंट किया है उनको। एक फ़र्क तो ये है। Okay. और दूसरा फ़र्क ये है कि वाकई पाकिस्तान एक बहुत बड़ी जंग जीता है, और ये हमने अपनी आंखों के सामने देखा है। मैंने मुतालिया पाकिस्तान की कंट्रोवर्शियल किताबों में नहीं पढ़ा, हमने टीवी पे अपनी आंखों के सामने देखा, और पूरी दुनिया ने इसकी तस्दीक की है, सिवाय उन चंद पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के या उस चंद पाकिस्तानी सियासी एलिमेंट के जिनके अपने मकासद हैं और वो इस बात में कीड़े डाल रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया तस्दीक कर रहे हैं इस चीज़ की। इंटरनेशनल मीडिया, कल आपने ही पता नहीं शेयर की थी ग्रुप में, न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पूरे पेज पे ये खबर दी है। इंडियन मीडिया को उन्होंने इतना गंदा किया है, इतना क्रिटिसाइज किया है कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी कौम को बेवकूफ़ बनाया है, नफरत भरी उनमें, जहर भरी। लेकिन जाहिर है वो अब इंडियन कौम को भी महसूस होगा जिस नफरत का हम सामना करते रहे, हमारे कौम में भी भरी गई ना ये मीडिया के जरिए। तो अब वो अल्लाह का शुक्र है कि इस आजकल ऐसा दौर है कि वो नफरत और जहर थोड़ा पीछे चली गई है, और वो कब तक रहती है देख रहे हैं। तो इसलिए फर्क दो मैंने आपको बताया। एक तो ये कि एक हुकूमत ने एक आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल के टाइटल पे तरक्की दी है। ये खुद ही उसने नहीं जाके पकड़ के ट्रॉफी उठा के रख लिया अपने पास कि अब मेरे पास ये ट्रॉफी भी है, ऐसा नहीं हुआ। ना ही अयूब खान तो खुद ही सब कुछ बन गया था ना। और दूसरा ये कि वाकई हमने जंग फतह की है। फील्ड मार्शल वो होता है जो किसी जंग में फाते हो। फील्ड मार्शल का टाइटल उसको दिया जाता है कि अगर उसने कोई दुश्मन को शिकस्त दी हो, कोई दुश्मन का इलाका फतह किया हो, और सिग्निफिकेंट कामयाबी जंग में हासिल की हो जो कि आपके सामने है। सही है। तो अब आर्मी चीफ भी यही रहेंगे या फील्ड मार्शल होने के बाद आर्मी चीफ बदल जाएंगे? हाँ, वो तो आपने अभी खुद ही उसकी रिसर्च भी की है शायद, कि जो जिस ओहदे पे वो होते हैं वो उस ओहदे पे जारी रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे ये है कि मजबूत ज़्यादा हो गए अपने उस ओहदे पे। अब वो फील्ड मार्शल हैं, अब सिर्फ आर्मी चीफ नहीं है। और वैसे भी उनके आर्मी चीफ के तौर पे उनकी मुद्दत 5 साल की है, जो 2027 के नवंबर में शायद पूरी होगी।
तो अभी उनके पास 2027 ही क्या ना, सही क्या ना, तो इसलिए अभी उनके पास बहुत वक्त है। और साथ हम ये खबर भी आई है कि एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर जो हैं, सिद्धू, अच्छा उनके नाम सिद्धू है, और मुझे इनसे सिद्धू मूसेवाला याद आता है, जो इंडिया का सिंगर था, बड़ा मशहूर था। भी जिक्र किया। तो ये सिद्धू लाला मूसेवाला है, वो सिद्धू मूसेवाला है, ये हमारा सिद्धू लाला मूसेवाला है। तो दोनों ने वैसे वक्त डाल दिया है। तो सिद्धू लाला मूसेवाले को भी एक्सटेंशन देने की तजवीज है, उसका फैसला नहीं हुआ कितनी दी जाएगी। ये फैसला हो गया कि दी जाएगी, कितनी दी जाएगी ये अभी फैसला नहीं हुआ, क्योंकि 1 साल की एक्सटेंशन उन्हें कुछ अर्सा पहले दी गई थी। और आपको मैं एक ये मैं वजह बताता हूँ कि ये एक्सटेंशन क्यों दी गई, बड़ी उसकी अहम वजूहात हैं। ये खाली ये अभी जंग खत्म नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि जाहिर है एक वॉर वाली सिचुएशन अभी भी बनी हुई है और खबरें भी आ रही हैं, मुख्तलिफ तरह की इंटरनेशनल एंगेजमेंट्स भी हो रही हैं, इंडिया की तरफ से एक प्रोपेगेंडा एक मुसलसल जारी है। उस दौरान हमारी तरफ से किस तरह का पावरफुल स्टेप है, बड़ी खबर है, लेकिन हम इसको बहुत ज्यादा प्ले अप नहीं कर रहे। मैं यही बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी तक हम हालत जंग में, ये बात याद रखने की है, इसलिए हम बहुत इसको प्ले अप नहीं कर रहे। लेकिन ये चीजें जरूरी थी, मैसेजिंग जरूरी थी। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि एयर चीफ मार्शल को जो पहले एक्सटेंशन दी गई थी और अब मजीद दी जा रही है, उन्होंने ही वॉज द वन। अभी देखें, अभी जो जंग हुई है ना, वो वॉर प्लेन्स, इंडिविजुअल वॉर प्लेन्स जैसे राफेल थे, और एक सिस्टम के दरमियान हुई है। मेरी ये बात मुश्किल तो नहीं लगी? अगर है तो आप इसको क्वेश्चन मुझसे पूछ लें। वॉर प्लेन्स भी हमें स्पेस में नजर आए और पीछे एक पूरा सिस्टम था जो कि एंगेज था। इंडियन की तरफ से जो जंग हो रही थी, वो आप समझे कि हर वहां तकरीबन अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा था, हर डिपार्टमेंट उनका। हमारे यहाँ एक पूरा सिस्टम बना दिया गया था एयर वॉरफेयर का, उस सिस्टम ने जंग लड़ी। उस सिस्टम में जहाज एक एलिमेंट है, मिसाइल एक एलिमेंट है, उसमें रडार सिस्टम एक एलिमेंट है, उसमें स्पेस जो सैटेलाइट्स हैं वो एक एलिमेंट है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एक एलिमेंट है, उसमें साइबर वॉरफेयर एक एलिमेंट है, उसमें ट्रेनिंग एक एलिमेंट है, उसमें फिर ये सब जो सिस्टम्स हैं, ये जो मैं बात करूं, मुख्तलिफ किस्म के रडार्स हैं, एवॉक्स हैं, जमीन पे नोड्स लगे हुए हैं, रडार्स हैं, इन सब की आपस में एक लैंग्वेज है, आपस में इनकी कम्युनिकेशन है ऑटो पे। और इन सब की फिर कम्युनिकेशन उन जहाजों से है जिसमें J-10C भी है, जिसमें F-17 थंडर भी है, जिसमें F-16 भी है, मिराज भी है, और वो आपस में भी जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, और वो पायलट्स जो हवा में थे वो सब कम्युनिकेशन को पढ़ के जो काम कर रहे थे, फिर ये सिस्टम यानी वेल सिंक्रोनाइज्ड सिस्टम। ये सारा जो है ना, ये एयर चीफ मार्शल सिद्धू लाला मूसेवाला ने किया और पिछले 4 साल में किया। 4 साल में, ये 2025 है, पिछले 3 साल में। तो और उस वक्त किया जब इंडिया ने राफेल लिए, तो उसी वक्त 2019 में एयर चीफ मार्शल नहीं थे, जहीर बाबर एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल नहीं थे जब 2019 वाला वाकया हुआ। उसके बाद ही आए और उसके बाद ही इंडिया ने राफेल लिए 2022 पे। तब ही रियलाइज दिस इज कॉल्ड विजन, कि अगर हमने राफेल को काउंटर कर सकते हैं अगर हम अपना सिस्टम सिंक्रोनाइज करें और थोड़ा अपनी जो एयर पावर है उसको अपग्रेड करें। और उन्होंने किया, और 2024 तक हम तैयार थे। 2024 तक हम तैयार थे उस काम के लिए जो हमने 6 और 7 मई 2025 को कर दिया। तो और इसीलिए उन्हें एक्सटेंशन दी गई थी कि वो एक काम कर रहे थे जिसमें, हाँ इसमें ड्रोन्स भी थे, सॉरी मैं भूल गया, इसमें मल्टीपल किस्म के ड्रोन्स भी थे जो इसी वॉरफेयर का हिस्सा हैं, और इसमें मल्टीपल किस्म की इंटेलिजेंस गैदरिंग सिस्टम्स भी हैं जो इसी सिस्टम का हिस्सा है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो सिस्टम लड़ा है इंडिया के खिलाफ एयर वॉरफेयर में। तो ये सारा निजाम जो था ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड, इसको एयर चीफ बना रहे थे, और इसलिए उन्हें उस वक्त एक्सटेंशन दी कि जो लोगों की, मेरे समेत चंद लोगों की समझ में नहीं आई। अब समझ आइए कि उसका फायदा क्या हुआ। और अब ये अब यहाँ पे वो बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको भी एक्सटेंशन दी जा रही है, और फील्ड मार्शल की लेवल उनको उसके पोस्ट पे उन्हें प्रमोट कर दिया गया है, जनरल आसिम मुनीर को। ये मैसेजिंग है पाकिस्तान की तरफ से बहुत वाज़ेह।
और ये मैसेजिंग दो ममालिक को है डायरेक्ट और बाकी ममालिक को इनडायरेक्ट है। उन दो ममालिक में एक है इंडिया और एक है अफगानिस्तान। और बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी को है, क्योंकि मसला ये है कि हम अभी जंग दूसरी के लिए कुछ तैयारियां हो रही हैं। और ये जो पाकिस्तान ने ये स्टेप लिया है आज, ये आप समझें कि उस सेकंड प्री वॉर सेकंड फेज से पहले का एक हमारी पोजीशनिंग है, हमारी पोजीशनिंग है कि हम अपनी लीडरशिप में कोई चेंज नहीं ला रहे, हम अपनी स्ट्रेटजी में, अपने रिजॉल्व में, अपनी कमिटमेंट में और अपनी जो हमारी जो रेजिलियंस है टू रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली, वो दोनों ने की ना, बरी और फजाई ने, ठीक है। नेवल फोर्स ने डिफेंड बहुत अच्छा किया और उनकी जरूरत नहीं हुई, लेकिन the silent guys, they were silent guys, your favorite silent guys। तो इसलिए ये मैसेजिंग दे दी गई है और उसकी वजूहात है, पीछे सॉलिड रीजंस हैं। हुआ ये है कि जो कुछ भी हुआ है ये अनएक्सपेक्टेड है, और अनएक्सपेक्टेड इसलिए है कि इजराइल और अमेरिका इंडिया के पूरी सपोर्ट पे थे। आपको याद करें, आप जेडी वैंस की और प्रेसिडेंट ट्रंप की, उनका आपस में ये लड़ते रहते हैं, ये कर लेंगे, बिकॉज देयर वाज अ कंसेंसस अमंग दीज थ्री कंट्रीज, इजराइल, इंडिया, अमेरिका एंड टू सम एक्सटेंट अफगानिस्तान, कि आप इंडिया पाकिस्तान को सबक सिखा ले। लेकिन अल्लाह है, सबक सिखाने का उसे गो हेड दिया गया था। और इसीलिए जयशंकर ने जो कहा है, एडमिट किया है कि हमने पाकिस्तान को बता दिया था, वो इसी बुनियाद पे था कि हमें तो गो हेड, हमें तो ग्रीन सिग्नल मिल गया है पाकिस्तान को सबक सिखाने का, तो उन्होंने पाकिस्तान को बता दिया कि हम ये करेंगे और पाकिस्तान आगे से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। जो कि आपको याद करें, पीटीआई के कुछ लीडर और कुछ यूट्यूबर्स ये कह रहे थे ये फिक्स मैच है, और अमेरिका ने दोनों को कहा है कि आप ये कर लें। याद है, हो रहा था, अली खान ने इवन स्टेटमेंट दिया। यस, हुआ क्या, दो वाकयात ने पूरी तारीख चेंज कर दी। एक ये कि पाकिस्तान का रिजॉल्व ये लोग नहीं समझ सके, और ये लोग भूल गए कि जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान की शायद वाहिद अभी तक आर्मी चीफ है जो अमेरिका की मर्जी के बगैर आए हैं। तो अमेरिका शायद उनको जानता नहीं है कि उनका दिमाग कैसे काम करता है, उनकी स्ट्रेटजी क्या है। तो जब 6 और 7 मई को जब 5 तैयारे हमने गिराए उनके, 6 कंफर्म हो गए ना, 6 गिराए और ठोक के जवाब दिया, साथ एलओसी पे हम बहुत सारी चौकियों पे कब्जा कर चुके हैं बाय द वे, ये हम इसको प्रोपेगेट नहीं कर रहे बहुत। तो उस वक्त फिर ये जो अमेरिका और इसराइल को मसला हुआ कि ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो हमने पाकिस्तान को स्लैब करना था, ये तो कुछ गड़बड़ हो गई है। उस वक्त फिर सऊदी अरब, ईरान बीच में आए और उन्होंने कोशिश की, कतर भी, कि सीज फायर हो जाए। पाकिस्तान सिंस इज अ पीसफुल कंट्री और पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तान ने एग्री किया कि ठीक है हम अभी भी सीज फायर कर सकते हैं। इस दौरान जो इंटरनेशनल मीडिया ने पिक किया ना, राफेल की जो उनके शेयर्स की डिसॉल्ट की कीमत गिरी है और J10C की कंपनी के जो शेयर्स बढ़े हैं ना, ये इंटरनेशनल न्यूज बन गई विद इन 24 आवर्स। उससे रौला बहुत पड़ गया, इंडिया अंडर प्रेशर, इंडिया के अंदर तनकीद शुरू होगी राफेल के गिरने की। राफेल तो तबाह हो गया ना, फ्रांस का तैयारा ही तबाह हो गया। अब तो इंडोनेशिया ने भी डील कैंसिल कर दी है। राफेल इज हिस्ट्री, राफेल का है या पायलट्स का है या इंडिया का है, पायलट्स जाने राफेल जाने। उस वजह से ये इंडिया के जो मोदी साहब हैं और इनके जो हवारी हैं, जिसमें जयशंकर है, अजीत डोवल है और अमित शाह है, ये एक गैंग है बीजेपी का, एक और गैंग है बीजेपी का जिसको योगी आदित्यनाथ लीड कर रहा है, और फिर प्रेसिडेंट जो है जेपी नड्डा, ये एक अलग ग्रुप है। ये 3 ग्रुप्स हैं और तीनों चाहते, अब उन्होंने मोदी को किया हुआ कॉर्नर। उसमें जब प्रेशर बढ़ा मीडिया का, और आपको पता है मीडिया तो चाह रहा था कि पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया जाए, वो उल्टा हुआ कि उनके जहाज तबाह हो गए। तो फिर अमेरिका ने और इसराइल ने अपने बगल बच्चे को बचाने के लिए ये सीज फायर का काम बीच में थोड़ा सा डाला। इस दौरान लेकिन इंडिया ने इंटरनल प्रेशर को वार्ड ऑफ करने के लिए, मोदी ने जो इंटरनल प्रेशर था, पॉलिटिकल प्रेशर, कांग्रेस उसके पीछे पड़ गई, ऑपोजिशन अपनी जमात के अंदर से तनकीद शुरू होगी, मीडिया में क्वेश्चन शुरू हो गए। उन्होंने पाकिस्तान पर ड्रोन हमले किए और ब्राह्मोस मिसाइल का हमला किया। हमें इल्जाम लगाते हैं ना शाहीन मिसाइल का,
कि वॉरहेड, वो तो न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी करता है, तो न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी करे या ना करे, उसके बगैर भी शाहीन मिसाइल तो नॉर्मल जो है पेलोड वो भी ले जा सकता है ना। ब्रह्मोस भी तो न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकते हैं, उन्होंने गिराया ना पाकिस्तान पे। तो अगर पाकिस्तान ने शाहीन गिरा भी दिया तो क्या है, अच्छा है, पाकिस्तान ने सिर्फ मैसेज दिया कि भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। अगर हम तो मुझे फॉरेन ऑफिस ने इसको डिनाई किया है। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ब्रह्मोस अगर आप गिरा सकते तो हम शाहीन क्यों नहीं गिरा सकते? मैं तो ये पूछ रहा हूँ सिर्फ, क्या हम एक सॉवरेन नेशन नहीं है? जब वो ड्रोन्स आए दोबारा और नूर खान एयर बेस पे जब आपने अटैक किया, जहां से सारी वीआईपी मूवमेंट होती है, इस्लामाबाद के अंदर है, तो दैट वाज द रेड लाइन, लास्ट रेड लाइन। और फिर मुरीद पे हुआ, फिर शोरकोट पे हुआ, फिर हैदराबाद पे हुआ जहां पे वो एक स्क्वाड्रन लीडर शहीद भी हुए, जैकबाबाद या हैदराबाद, वहां पे। देन दैट वाज अ टाइम जब ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस शुरू हुआ, और फिर उस पे जो ठुकाई हुई है ना इंडिया की, उस पे एक्चुअली अमेरिका और इसराइल परेशान हो गए। बिल्कुल। और उसके बाद जो और उस पे चाइना ने जिस तरह खुल के कहा है पाकिस्तान को, चाइना ने कहा है कि हम पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पे आंच नहीं आने देंगे। अब वो मोहम्मद डैम की तैयारी तेज कर रहा था कि इंडस वाटर ट्रीटी का प्रॉब्लम हो चुके। ये सारी गेम सिर्फ पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए नहीं थी, और इसमें अफगानिस्तान ने एक बगल बच्चे का किरदार अदा किया है, बगल बच्चे का इंडिया के, और एक इस्लामी मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ किया है। उस इस्लामी मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ जिसने उनको पनाह दी, जो उनके लिए अपने, अगर हम इस्लाम की तारीख पे जाएं तो अंसार थे हम उनके लिए, वो महाजरीन थे, हम उनके लिए अंसार थे। उन्होंने हमारे साथ ये किया अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने, जिसके लिए हमने पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल ली। उन्होंने इंडिया का बगल बच्चा बने, और वो बिल्कुल इस पोजीशन में थे कि वो, ये मैं आपको मेरी जो इंफॉर्मेशन है मैं उसकी बुनियाद पे बता रहा हूँ कि अगर ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस पे हमने इंडिया को गले से ना पकड़ा होता तो अफगानिस्तान की तरफ से हमला होना था। आपको पता है 70 दहशतगर्द एक दिन में मारे गए थे, वो खबर याद है आपको? उन्हीं दिनों में आई थी जी। वो इसीलिए एंटर हुए थे, मजीद एंटर हो रहे थे, मजीद आना था उसके पीछे। और अफगान तालिबान ये सब कर, उनकी हुकूमत ये कर रही थी, उनको सपोर्ट कर रही थी। उधर से बीएलए ने हमला करना था पाकिस्तान की मगरबी सरहद पे। ये अगर ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ना होता तो ये इंटरनेशनल गेम थी पूरी। आपको याद है 2-2.5 महीने 3 महीने पहले मैंने इसी आपके पॉडकास्ट में कहा था कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की पूरी साजिश तैयार है और एक कोशिश होगी भरपूर। याद है आप निकाल के बेशक सुनवा दें लोगों को। एक जंग का आगाज हो चुका है, उस जंग में ये पूरी कोशिश है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से खुदा न खास्ता अलग कर दिया जाए, और इसमें इंडिया और अफगानिस्तान के वो तालिबान जिसको हम पिछले 45 साल से अपनी कौम को ये कहकर बेचते रहे कि ये तो हमारे भाई हैं, हमारे खिलाफ इंडिया से मिलके तो बलूचिस्तान को अलग करने की साजिश पे वो चल पड़े। ये वो वक्त था, और इसमें इन्होंने बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना था, उसमें अफगानिस्तान भी शामिल होना था हमारे खिलाफ। जब ये हुआ ना तो अब इनको बहुत तकलीफ है सबको, अफगानिस्तान को, अमेरिका को। अब जो सीज फायर करवाया ना अमेरिका ने, सीज फायर क्यों करवाया? वो पंजाबी के एक मुहावरा है, मेरा एक दोस्त ने वो ये बात कही है रेफरेंस दे के। उन्होंने कहा कि 2 मुर्गों की लड़ाई शुरू हो गई, एक मुर्गा गरीब आदमी का था, एक मुर्गा चौधरी का था। चौधरी के मुर्गे को मार पड़ी ना, तो चौधरी के कुकड़ ने जिससे मार पई तो चौधरी ने लड़ाई छड़वाती। तो जो कुकड़ था ना इंडिया चौधरी का बना फिरता अमेरिका का, अमेरिका ने जब उसको मार पड़ी तो अमेरिका ने सीज फायर करवा दिया। और पाकिस्तान क्योंकि जंग फैलाना नहीं चाहता, इज अ पीस लविंग कंट्री, तो पाकिस्तान ने सीज फायर मान ली है और चौकियों पे कब्जा है। इंडिया नहीं मान रहा ना अभी तक, सीज फायर को साइन नहीं किया ना अभी तक, नहीं किया ना, और मान भी नहीं रहा कि यूएस ने करवाया भी है, और ये भी नहीं मान रहा कि चौकियों पे कब्जे हुए हैं। क्योंकि फिर तो वापस अपनी पोजीशन पे आना पड़ेगा। अगर सीज फायर का मतलब होता है जहां जहां पे आप मौजूद है वहां आप रुक जाएं, ये होता है सीज फायर। ठीक, हमारे कब्जे में चौकियां हैं कश्मीर की बहुत सारी, वो आएगा साइन करेगा तो उससे इंडियंस को पता चल जाएगा कि ये चौकी तो पाकिस्तान के कब्जे में थी, अब ये वापस दे रहा है पाकिस्तान इनको।
तब वो नहीं आ रहा, वो इसका बदला लेना चाह रहा है, वो इसका बदला लेना चाह रहा है मोदी और उसकी हुकूमत, okay. ताकि जो योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा हैं उन्होंने मोदी को नरखरे से पकड़ा हुआ है, और अजीत डोवल को और अमित शाह को और जयशंकर को, कि तुम लोगों ने हमारी नाक रगड़वा दी। इसलिए एक बहुत सीरियस खतरा है एक दूसरी जंग का पाकिस्तान और भारत के दरमियान। रेड अलर्ट जारी है पाकिस्तान में और मुसलसल जारी है, और हमने पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में वाज़ेह मैसेज दे दिया है कि आपने इस पे हमला किया। आप कह रहे हैं हमला किया, तबाह कर दिया, ये देखें यहाँ इससे और तकलीफ हो रही है इंडियंस को। इंडिया के अंदर अब रौला पड़ा हुआ है, अब मोदी नहीं बचेगा सियासी तौर पे, और उसके बचने की सियासी तौर पे एक तरीका है सिर्फ कि वो पाकिस्तान पे दोबारा हमला करे और खुदा ना खासा उसको कामयाबी को मिले, तब वो सियासी तौर पे बच सकता, और इसके लिए वो हद तक जाएगा। और अभी भी शायद वो सोच यही थी कि हमला करेंगे और कामयाब हो जाएंगे तो उसके बाद उनका जो पॉलिटिकल करियर है वो जी, क्योंकि 75 साल की उम्र तक बीजेपी के लीडर्स रिटायर हो जाते हैं, इनका एक रूल है। तो अब 1 साल रह गया 75 साल होने में, 1-1.5 साल रह गया मोदी का, तो वो चाहता है कि वो 75 साल की उम्र से ज्यादा इक्तदार में रहे। मोदी तो ये चाह रहा है, लेकिन तो कुछ प्लान इंसान बनाता है, कुछ अल्लाह बनाता है। तो ये जो अभी पाकिस्तान ने मैसेजिंग दी है ना, आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पे तरक्की देके और एयर चीफ मार्शल की एक्सटेंशन उनकी सर्विसेज जारी रखने के लिए, इसमें बहुत वाज़ेह मैसेज है कि वी आर रेडी फॉर सेकंड राउंड इफ यू वांट टू। वी डोंट वांट टू, बट इफ यू वांट टू वी आर रेडी फॉर दैट। साथ 2 स्टेप्स और हैं, अगर आप मुझे 1 मिनट दे दें। एक तो ये कि पाकिस्तान ने बहुत पॉजिटिवली, चीन में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मौजूद हैं, अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मुल्ला मुत्तकी के साथ मुज़ाकरात के लिए, ताकि अफगानिस्तान, चीन ने ये अरेंज किया है और चीन ये चाह रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात ख़राब ना हो, क्योंकि बगल बच्चा अफगानिस्तान मुसलमान का नाम, इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके वो पैसे के भूखे हैं, उनको पैसा चाहिए, चाहे वो हिंदुत्व उनको पैसा दे, उनको पैसा चाहिए, वो पैसा इंडिया उनको दे रहा है। और पैसा फेंक तमाशा देख, बहुत घटिया सी बात है ना कि आप हर एक नाम के साथ मुल्ला लगाया हुआ है और हर की जुबान निकाल के पैसे के पीछे लालची हुआ पड़ा है। इतना लालच तो नहीं करना चाहिए इधर, वो भी इस्लामी मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ जो आपके साथ आपका ब्रदर मुल्क है, इतने सालों से हम साथ उनका साथ दिया है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक कोशिश कर रहा है चाइना कि हमारे ताल्लुकात, अफगानिस्तान इंडिया का बगल बच्चा ना बने, क्योंकि चीन ने पाकिस्तान के साथ खड़े होना है। फैसला अफगानिस्तान ने करना है कि वो इस्लाम का नाम लेके जो कब्जा किया हुआ है उन्होंने हुकूमत पे वहां पे, क्या वो मुनाफिकत जारी रखेंगे अब्दुल्ला बिन उबई वाली और हिंदुत्व का साथ देंगे अब्दुल्ला बिन उबई बन के, या वो एक सच्चे मुसलमान बन के एक मुसलमान ब्रदर पाकिस्तान का साथ देंगे, या नहीं भी साथ देंगे तो अब्दुल्ला बिन उबई और वो यहूदियों के साथ मिलके साजिशें किया करते थे मुसलमानों के साथ। अफगानिस्तान के अब्दुल्ला बिन उबई की जो हुकूमत है वो इसराइल के साथ मिलके पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। तो अफगानिस्तान के तालिबान को जो इत्तेहादी मिला वो इसराइल, अब्दुल्ला बिन उबई को जो इत्तेहादी मिला था इस्लाम के खिलाफ वो भी यहूदी थे। तो सोचें किससे आपकी रिवायत मिल रही है, जाके आपने ये कर रहे हैं तो ये कर लें, न्यूट्रल रहना है तो न्यूट्रल रह लें। तो ये मैसेज है दोनों तरफ। तो अब उम्मीद यही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में कम से कम न्यूट्रलिटी आएगी चीन के इंटरवेंशन से, और आनी भी चाहिए, क्योंकि बात झगड़ा इस वक्त हमारा और इंडिया का है। तो अगर अपने दोस्त की पीठ पे खंजर घोंपना है अफगान तालिबान हुकूमत ने और बेवफाई करनी है, पैसा लेके गद्दारी करनी है, पैसा लेके जिस तरह अर्थरुल में वो करते थे, तो कर ले, कोई मसला नहीं है। अल्लाह ताला हक के साथ होता है। तो और दूसरी बात ये कि एक तो ये है, एक बात क्विकली ये कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ पाकिस्तान बहुत अग्रेसिवली डिप्लोमेसी कर रहा है, जिसके लिए बिलावल भुट्टो का नामजद किया, इंडिया भी कर रहा है। और पाकिस्तान का मकसद है कि सेकंड राउंड जंग का ना हो,
इंडिया का मकसद ये है सारी डिप्लोमेसी का कि वो जस्टिफाई करना चाहता है सेकंड राउंड कैसे किया जाए और क्योंकि वो वही दहशतगर्दी और पाकिस्तान का मौका बहुत मजबूत है कि आप इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाएं और देखें कौन कसूरवार है उसको सजा दें और कश्मीर का मसला जो है उस पर बात करें। ये पाकिस्तान का मौका है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम कामयाब होंगे। Inshallah. That is it for today. Thank you so much for listening. Hafiz.